Morning, everyone. Audio video clear है सबके लिए? Is audio video clear for all? Clear audio video. So audio video is clear for all. Last point of discussion क्या था हमारा? What was the last point of discussion? क्या कर रहे थे? Equipment कर रहे थे. We were talking about equipments. Equipments की बात कर रहे थे. Equipments में मैंने आपको कल we discussed about completed engineering fundamentals of equipment. एक तो engineering fundamentals complete कर लिए थे हमने equipment के. फिर हम बात कर रहे थे cost of owning and operating equipment. Cost start कर दी थी हमने. We started the cost. तो बात कर रहे थे cost of owning and operating equipment. So cost of owning और operating के बारे में एक basic idea दे दिया था आपको. A basic idea regarding cost of owning and operating equipment was being discussed. चलिए. So continue करते हैं उसमें. अब एक एक cost को उठाते हैं. We consider all the costs one by one. सारी cost की significance निकालते हैं. Basic idea कल आपको दे दिया था. So first of the cost involved for owning of equipment is known as depreciation cost. तो पहली cost जो involved थी was termed as depreciation cost. So first of the cost to be referred is termed as depreciation cost. अब क्या है depreciation cost? The decrease or loss in value of an asset. हमारे केस में ये asset क्या है? Equipment है. Value of an asset due to wear and tear, obsolescence, change in function or design over the period of time is termed as depreciation. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या लिखी है. तो रेफर द एंटायर स्टोरी व्हाट वी मेंशनड हियर. तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है डिक्रीज इन द वैल्यू और लॉस इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. एसेट कुछ भी हो सकता है. अभी हमारा एसेट है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, पर हम जो कांसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो जनरल डिस्कस कर रहे हैं. तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन. तुम्हारे एसेट की वैल्यू में जो डिक्रीज हुआ टाइम के साथ उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. अभी डिक्रीज क्यों होती है वैल्यू हमारे एसेट की? बहुत सारे रीजन है इसके. आप अपने एसेट को कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो तो वेयर एंड टेयर हो रहा है. तो वेयर एंड टेयर की वजह से आपकी एसेट में जो वैल्यू डिक्रीज हुई उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन. टू बी मोर प्रिसाइज इसको बोलते हैं फिजिकल डेप्रिसिएशन. अगर हमारे एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हुआ क्योंकि जो फंक्शन हमारा एसेट परफॉर्म करता है वो फंक्शन ही चेंज हो चुका है या वो डिजाइन चेंज हो चुकी है, इसको बोलते हैं फंक्शनल डेप्रिसिएशन. तो मेरा एम अभी डेप्रिसिएशन बताना नहीं है, मेरा एम तो भी इसके बारे में डिस्कशन करना है, पर फिर भी एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ आपकी समझ के लिए कि डेप्रिसिएशन 3 तरीके के मिलते हैं. एक होता है फिजिकल डेप्रिसिएशन. इट इज बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, बिकॉज ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, इट मे बी ऑक्सीडेशन, इट मे बी रिडक्शन. तो अगर हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज करी वेयर एंड टेयर की वजह से हम बोलेंगे फिजिकल डेप्रिसिएशन. अगर हमारे एसेट की वैल्यू चेंज हुई क्योंकि उस एसेट का जो फंक्शन है वही चेंज हो चुका है, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल डेप्रिसिएशन. हमारे एसेट की वैल्यू चेंज हुई बिकॉज ऑफ एनी कंटीजेंसी, इसको बोलते हैं कंटीजेंट डेप्रिसिएशन. कंटीजेंसी का मतलब तीनों के एक एग्जांपल लेता हूं. आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन. पहला है फिजिकल डेप्रिसिएशन. आपने अपनी गाड़ी खरीदी, तो लेट्स सपोज कोई सा भी व्हीकल खरीदा आपने, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 8 व्हीलर है, जो भी गाड़ी खरीदा आपने उसको मैं अपना एसेट मान रहा हूं. दैट इज बीइंग कंसीडर्ड एसेट. आपने गाड़ी खरीदी लेट्स सपोज 100 रुपए की. आपने 2 साल बाद उसको बेचा. 2 साल बाद आपने उसको बेचा, उसकी वैल्यू मिली आपको 60 रुपए. तो 40 रुपए उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई है. ये जो 40 रुपए उसकी वैल्यू कम हुई है ये वेयर एंड टेयर की वजह से हुई है, क्योंकि 2 साल तक आपने गाड़ी चलाई, उस गाड़ी के चलने की वजह से जो वेयर एंड टेयर हुआ उसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन आया इसको बोलेंगे फिजिकल डेप्रिसिएशन. सो विल से फिजिकल डेप्रिसिएशन भी 40 रुपीस. दूसरा एग्जांपल, आपने गाड़ी खरीदी, आप गाड़ी शोरूम से लेके घर पे लेके जा रहे हो, रास्ते में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट कैसा भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है. अर्थक्वेक आ गई, फायर लग गया, फ्लड हो गया, वोल्केनो इरप्ट कर गई, पेड़ गिर गया उसके ऊपर, आपने दूसरी गाड़ी से भिड़ा दी, एक्सीडेंट हुआ. अभी वेयर एंड टेयर नहीं हुआ है गाड़ी का, अभी तो आपने गाड़ी खरीदी थी आधे घंटे पहले, पर आपकी गाड़ी की वैल्यू अभी गिर गई है. अब उसको बेचने जाओगे, कल आपने गाड़ी खरीदी, आज बेचोगे, एक्सीडेंट हो चुका है उस गाड़ी का, अब आपको उस गाड़ी की वैल्यू मिली 20 रुपए, 80 रुपए डेप्रिशिएट कर गई है कॉस्ट. ये डेप्रिसिएशन क्यों हुई है? ये डेप्रिसिएशन हुई है कंटीजेंसी की वजह से. दिस डेप्रिसिएशन इज बिकॉज ऑफ कंटीजेंसी. दिस इज टर्म्ड एज कंटीजेंट डेप्रिसिएशन. तो हमारी गाड़ी की वैल्यू डिक्रीज हुई बिकॉज ऑफ कंटीजेंसी, नॉट बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर. इट विल बी टर्म्ड एज कंटीजेंट डेप्रिसिएशन.
क्लियर चीज? रिपीट करना है उस पर कुछ भी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पर? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आपने गाड़ी खरीदी, यू परचेज व्हीकल, एक साल बाद, एक साल बाद उस गाड़ी का जो फंक्शन है वो ऑब्सलीट हो गया है। एक साल बाद उस गाड़ी का जो फंक्शन है वो ऑब्सलीट हो गया। कहने का मतलब है आपने गाड़ी खरीदी डीजल की, आपने गाड़ी खरीदी डीजल की, डीजल बनना ही बंद हो गया, डीजल बनना ही बंद हो गया, डीजल नहीं मिलता, डीजल एग्जॉस्ट हो गई है। तो कहने का मतलब है आपकी गाड़ी तो ठीक है, वेयर एंड टियर भी नहीं हुआ, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, अब गाड़ी को बेचने जाओगे आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। 100 रुपए की गाड़ी खरीदी थी, डीजल की गाड़ी थी, उसी साल पॉलिसी आई कि इंडिया में डीजल की सेल बैन हो गई है, डीजल की सेल बैन हो गई है, अब आपकी गाड़ी डीजल के अलावा और किसी फ्यूल पे चल नहीं सकती, आप उसको बेचने के 2 रुपए मिले आपको, बस आप उसको बेचने के 2 रुपए मिले, किसके 2 रुपए मिले? स्क्रैप वैल्यू उसकी, जो मेटल लगा हुआ है उसके अंदर जो टायर लगे हुए हैं उसकी मिल गई आपको, तो ये स्क्रैप वैल्यू मिली आपको। ये जो 98 रुपीज आपकी गाड़ी की वैल्यू में डेप्रिसिएशन हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? उसके फंक्शन की वजह से हुआ है, कि जो फंक्शन वो परफॉर्म करती है अब वो फंक्शन नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल डेप्रिसिएशन। दिस इज टेक्निकली रेफर्ड एज फंक्शनल डेप्रिसिएशन। तो कहने का मतलब है हमारे एसेट की वैल्यू बहुत सारे रीजन की वजह से डिक्रीज कर सकती है। तो एग्जांपल आपको खूब सारे दिए, एग्जांपल आपको खूब सारे दिए, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। हमारे केस में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन होता है वेयर एंड टियर की वजह से। तो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट प्रैक्टिकली द डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस बिकॉज़ ऑफ वेयर एंड टियर। तो हमारा एसेट में जो डेप्रिसिएशन है वो फिजिकल डेप्रिसिएशन है। क्लियर चीज? नाउ फिर भी वैल्यू डिक्रीज होगा, वो कौन सा बताया तो नहीं, वेयर एंड टियर की वजह से वैल्यू डिक्रीज करती है। एक्सीडेंट नहीं हुआ तब भी वैल्यू डिक्रीज हुई, पहले ही वो बताया था, सुना तो अगर ढंग से सारी चीजें तो बता दो। तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, फंक्शन चेंज नहीं हुआ, वैल्यू डिक्रीज हुई, क्यों हुई? वेयर एंड टियर की वजह से। इसको बोलते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। कौन सी डेप्रिसिएशन? फिजिकल डेप्रिसिएशन। तो आपकी वैल्यू की जो डिक्रीज हुई है वेयर एंड टियर की वजह से उसको बोलेंगे फिजिकल डेप्रिसिएशन। तो इक्विपमेंट्स में हमारी डेप्रिसिएशन होती है फिजिकल डेप्रिसिएशन, तो ऑब्सोलीट नहीं होता, फंक्शन भी चेंज नहीं होता उसका, फंक्शन इज आल्सो नॉट गेटिंग चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जिन एसेट्स में डेप्रिसिएशन फिजिकल होता है उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाली जाती है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं और उन तरीकों में मैं एंटर नहीं कर रहा, मैं वही तरीका आपको बता रहा हूं जो हमारे केस में एप्लीकेबल होता है। तो अवर केस द मेथड व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज टर्म्ड एज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो वो हम आगे बढ़ते हैं। कंटीजेंसी बताया तो सही, इमरजेंसी है, जब बताता हूं तब सुनते नहीं हो क्या? 10 एग्जांपल दे दिए कंटीजेंसी के। कंटीजेंसी का मतलब है इमरजेंसी, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वोल्केनो आ गया, पेड़ गिर गया, दंगे हो गए, इतने सारे एग्जांपल तो दे दिए। दंगे हो गए, मॉब ने आपकी गाड़ी तोड़ दी, इसको बोलते हैं कंटीजेंसी। अब और कितने एग्जांपल दूं आपको? 10 एग्जांपल्स है आपके पास। क्लियर है? तो इसको कंटीजेंसी बोला जाता है। कंटीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, इमरजेंसी में भी एनीथिंग। चलिए, सो टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन बता दी यहाँ पे। अब बात करते हैं इसको मेजर कैसे करते हैं, हाउ डू वी मेजर इट। सो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, so depreciation, cost of equipments, depreciation, cost of equipments, depreciation, cost of equipments is measured using straight line method. इसके ऊपर वैसे भी सवाल मिलेंगे आपको। is measured using straight line method, is measured using straight line method, can be referred from the name only, नाम में मेंशन है स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में? स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ये मानते हैं कि हमारे एसेट की वैल्यू लीनियरली डिक्रीज करी है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें मान के चलते हैं कि हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज करी है लीनियरली। तो इसमें बोल देते हैं, सो इन दिस मेथड we assume the decrease in value of an asset, we assume the decrease in the value of an asset at constant rate, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू डिक्रीज कर रही है वो कैसे डिक्रीज कर रही है? कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रही है। इसको समझाने के लिए एग्जांपल ले लो, और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू टेक एन एग्जांपल। मैंने y एक्सिस पे दिखाई है कॉस्ट, ऑन y एक्सिस आई हैव शोन द कॉस्ट, x एक्सिस पे मैंने दिखाया टाइम, ऑन x एक्सिस आई हैव शोन टाइम। तो y एक्सिस पे कॉस्ट है, x एक्सिस पे हमारा टाइम है। t इक्वल्स टू 0 पे हमारे एसेट की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम। तो ये हमारी इनिशियल कॉस्ट है। सो एट t इक्वल्स टू 0 द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज इनिशियल कॉस्ट। तो हमारी इनिशियल कॉस्ट निकल के आ गई। अब हम ये मान के चलते हैं कि टाइम के साथ हमारे एसेट की वैल्यू कैसे डिक्रीज कर रही है? लीनियरली डिक्रीज कर रही है। तो टाइम के साथ हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है लीनियरली। अब यहाँ पे दो टेक्निकल टर्म आते हैं, इसको डिस्कस करेंगे आगे, टाइम मिला तो इसको इकोनॉमी में कवर कर लेंगे। आई डिस्कस दिस पॉइंट इन इकोनॉमी, पर अभी के लिए इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा मैं, इसलिए बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। आफ्टर एन ईयर्स हमारे एसेट की वैल्यू स्क्रैप वैल्यू भी हो सकती है, सेल्वेज वैल्यू भी हो सकती है। सो आफ्टर एन ईयर्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे एसेट की वैल्यू स्क्रैप वैल्यू भी हो सकती है और सेल्वेज वैल्यू भी हो सकती है। फर्क क्या होता है दोनों में? अगर आप अपने एसेट की वैल्यू निकालो एट द एंड ऑफ इट्स लास्ट यूटिलिटी,
तो मैं बोलूंगा स्क्रैप वैल्यू। अगर आप अपने एसेट की वैल्यू निकालो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट यूटिलिटी, हम इसको बोल देंगे सैल्वेज वैल्यू। समझने के एग्जांपल लेते हैं। आपने अपना एसेट खरीदा 100 रुपए का, यानी इक्विपमेंट खरीदा 100 रुपए का, इसकी लाइफ है 5 साल। तो मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है, इस एसेट की लाइफ है 5 साल। अगर 5 साल बाद आप इसको बेचोगे, 5 साल बाद अपने एसेट को बेचोगे, एसेट काम कर रहा है अभी भी, ऐसा नहीं एसेट काम नहीं कर रहा, एसेट काम कर रहा है अभी भी, पर 5 साल बाद जब मैं इसको बेचने जाऊंगा मेरे को इसकी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब इसके फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी। सपोज मेरा एसेट है ट्रैक्टर, तो 5 साल बाद भी ट्रैक्टर काम कर रहा है अच्छी तरह, पर क्योंकि उसकी लाइफ ऑन पेपर कितनी है, 5 साल ही है, जब आप उसको बेचने जाओगे आपको सिर्फ उसके मटेरियल की वैल्यू मिलेगी। तो लेट्स सपोज उसकी वैल्यू है 10 रुपए, तो ये 10 रुपए क्या कहलाएगी, स्क्रैप वैल्यू कहलाएगी। 10 रुपीज विल बी काउंटेड एज स्क्रैप वैल्यू। अब दूसरी चीज, लेट्स सपोज मैंने वही ट्रैक्टर खरीदा 100 रुपए का, अब मैंने इसको बेचा 3 साल बाद, मैंने इसको बेचा 3 साल बाद, इसकी लाइफ कितनी थी, 5 साल ऑन पेपर, यानी अभी भी इसके कितने सालों का फंक्शन बचा हुआ है, अभी भी इसके कितने सालों का फंक्शन बचा हुआ है, 2 सालों का फंक्शन बचा हुआ है। तो अभी भी इसके 2 सालों का फंक्शन बचा हुआ है। अब जो हमारे एसेट की वैल्यू मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, सैल्वेज वैल्यू बोलेंगे। सो नाउ इट टर्म्ड एज सैल्वेज वैल्यू। अब कोइंसिडेंस है, स्क्रैप में भी ऐसा आता है, सैल्वेज में भी ऐसा आता है, तो ये सीएस स्क्रैप वैल्यू भी हो सकती है, सैल्वेज वैल्यू भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगा कि एन हमारी डिजाइन लाइफ है या फर्स्ट यूटिलिटी है, वेदर एन इज डिजाइन लाइफ और वेदर एन इज द फर्स्ट यूटिलिटी। क्लियर है चीज। तो आप बोल सकते हो सैल्वेज वैल्यू रीसेल वैल्यू भी है, कि आपने इसको जब दोबारा बेचा आपको जो वैल्यू मिल रही है उसकी यूटिलिटी की बची हुई वैल्यू मिल रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सैल्वेज वैल्यू बोल देते हैं। क्लियर है चीज। रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। अभी मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना है, तो हमारे एसेट का डेप्रिसिएशन कितना होगा टोटल इन एनी इयर्स, हाउ मच ऑफ द डेप्रिसिएशन हैज टेकन प्लेस। इनिशियल कॉस्ट इज सीआई, सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू है सीएस, तो वैल्यू कितना डिक्रीज कर गई इसका, इसका वैल्यू डिक्रीज कर गई सीआई माइनस सीएस। दिस मच ऑफ द डिक्रीज इन द वैल्यू हैज टेकन प्लेस ओवर हाउ मच ड्यूरेशन, ओवर एन इयर्स। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितनी हुई, डिवाइड बाय एन। तो हमने क्या माना, हर साल हमारे एसेट की वैल्यू कितना डिक्रीज कर रही है, सीएस माइनस सीएस डिवाइड बाय एन कर रही है। क्लियर है चीज। रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। तो फर्स्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ओनिंग एन इक्विपमेंट विल बी डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट हम किससे चार्ज करेंगे, ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट में किससे चार्ज करूंगा, ये मैं क्लाइंट से चार्ज करूंगा। तो क्योंकि इतनी कॉस्ट हमारे एसेट की हर साल कम होती जा रही है, इस कॉस्ट को मैं जोड़ दूंगा अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट में। आई विल इंक्लूड दिस कॉस्ट इन आवर प्रोजेक्ट कॉस्ट आल्सो। क्लियर है पूरी कहानी, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से, एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस डेप्रिसिएशन कॉस्ट फॉर एनीवन। चलिए डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो हो गई खत्म। नेक्स्ट of the cost to be referred. Next of the cost to be referred. Sir, it is formed that depreciation is linear. Depreciation is not linear if the depreciation is because of wear and tear. This is the method being applied to calculate it. Depreciation थोड़ी linear होता है। क्या मैंने ये बोला कि depreciation linear है? ये किसका तरीका है? ये तो depreciation cost निकालने का तरीका है। मैं इस तरीके से depreciation निकाल रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि depreciation linear हो रही है। It does not mean depreciation is linear. तो मैंने तो आपको cost निकालने का तरीका बताया, मैंने ये थोड़ी बोला depreciation linear चल रही है। प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड कर देंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज आपको एक ब्रिज बनाना है, फालतू की चीजें पूछेंगे सारी। मेरा प्रोजेक्ट है ब्रिज बनाना है, ब्रिज बनाने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदी, लेट्स सपोज मैंने इसको बनाने के लिए एक्सकेवेटर खरीदा, एक्सकेवेटर की कॉस्ट है 10 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ द एक्सकेवेटर इज 10 लाख रुपीस, इसकी लाइफ है 10 साल, इट्स लाइफ इज 10 इयर्स, तो इसकी लाइफ 10 इयर्स है। जो मेरा ब्रिज है ये बनेगा 2 सालों के अंदर, सो इट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 2 इयर्स। हमारा जो एक्सकेवेटर है इसकी स्क्रैप वैल्यू है लेट्स सपोज 2 लाख, तो स्क्रैप वैल्यू 2 लाख, तो स्क्रैप वैल्यू इसकी 2 लाख रुपए है, तो स्क्रैप वैल्यू 2 लाख रुपए है। आप जो भी मटेरियल लगा रहे हो ब्रिज बनाने के अंदर, जो भी मटेरियल लगा रहे हो ब्रिज बनाने के अंदर, उसकी कॉस्ट निकल के आती है लेट्स सपोज 5 लाख रुपए। एग्जांपल है बस ये, व्हाटएवर मटेरियल इज बीइंग यूज्ड हियर, इट्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज 5 लाख रुपीस, जो भी लेबर लगेगी उसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए, जो भी इंजीनियर काम करेगा। इसका मतलब मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट आपकी 7 लाख रुपए निकल के आती है, मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट आपकी 7 लाख रुपए निकल के आती है। आपने टेंडर कोट किया 8 लाख रुपए का, ये बोलते हुए कि मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो 7 लाख का मटेरियल लग रहा है आपका, आपने 1 लाख का प्रॉफिट जोड़ा उसके अंदर और 8 लाख रुपए कोट कर दिया, आपको टेंडर मिल गया। आपने अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या लिया, एक एक्सकेवेटर भी खरीदा, इस चीज को आपने इंक्लूड नहीं करा पहले। अब क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है उसको समझा रहा हूँ। आपने एक्सकेवेटर खरीदा, 10 साल इसकी लाइफ थी, डेप्रिसिएशन कितनी है इसकी, व्हाट इज डेप्रिसिएशन ईच ईयर फॉर दिस एक्सकेवेटर। एक्सकेवेट करने के लिए मैंने जो इक्विपमेंट खरीदा इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है, डेप्रिसिएशन है 10 - 2 डिवाइड बाय 10, कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 80,000 रुपीस पर ईयर, 80,000 रुपए पर साल इसकी कॉस्ट एप्रिशिएट कर जाती है। 2 सालों में कितनी कॉस्ट एप्रिशिएट करी इसकी, 2 सालों में कितनी कॉस्ट एप्रिशिएट करी, 1.6 लाख रुपीस, तो 1.6 लाख रुपीस इसकी कॉस्ट क्या कर गई है, डेप्रिशिएट कर गई है। आपको प्रोजेक्ट मिला 8 लाख रुपए में, जरा बताओ फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। आपको प्रोजेक्ट मिल गया 8 लाख रुपए में, करो अपना काम, बेवकूफ बन के आ गए हो वहां पे। पूछ रहे हो सर क्यों जोड़ते हैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट में, अपना नुकसान करा के आए हो 40,000 रुपए का, 40,000 का नहीं कितना 60,000 रुपए का, अपना नुकसान करवाया आपने 60,000 रुपए का। ये चीज तो आपने इंक्लूड नहीं करी, मटेरियल की कॉस्ट जोड़ दी अपने, मैन पावर की कॉस्ट जोड़ दी, ये इक्विपमेंट भी तो खरीदा है आपने, ये इक्विपमेंट जो खरीदा है आपने इसमें आपकी कॉस्ट लगी हुई है 1.6 लाख रुपीस 2 साल की,
तो एक्चुअल में मेरे जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कितनी है, 8.6 लाख रुपीस है। तो ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट मुझे प्रोजेक्ट की कॉस्ट में जोड़नी पड़ती है। अगर आपने ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ी, इसका मतलब इतना आपका नुकसान है। क्लियर चीज? तो आपको अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए था, आपको अपना टेंडर कोड करना था 9.6 लाख रुपीस पे। ये आपके टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी। दिस वाज द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। क्लियर? ऑल थ्री डेप्रिसिएशन तो साइमल्टेनियसली वेरी कर रहे, साइमल्टेनियसली ऑल तीन, तो तीनों डेप्रिसिएशन कैसे आ गए एक साथ? तीनों डेप्रिसिएशन कैसे आ गया एक साथ? अभी तो ये जानकारी दी शुरू में कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन हमें फिजिकल मिलती है, ये जानकारी दी आपको। इन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन व्हिच इज बीइंग फाउंड इज फिजिकल डेप्रिसिएशन। जब फिजिकल डेप्रिसिएशन है तो बाकी दोनों डेप्रिसिएशन कैसे एक साथ मिल गई आपको? तो कुछ भी बोलना है कि सब तीनों डेप्रिसिएशन एक साथ चल रही होंगी, मतलब गाड़ी का वेयर एंड टेयर भी हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया और गाड़ी का फंक्शन भी चेंज हो गया एक साथ ही, तीनों चीजें एक साथ ही हो गई यहाँ पे। चलो छोड़ो। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। सो मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। सो मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। सो मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, अब क्या है ये मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट? द एनुअल maintenance, the annual maintenance and repair cost, the annual maintenance and repair cost must include, maintenance and repair cost must include cost of cleaning, washing, checking all the components, checking all the units, instruments, chalo, in routine and major repairs and major repairs so and major repairs. Next point says normally annual maintenance cost. So normally annual maintenance and repair cost is 50% to 100% of annual depreciation cost. Annual depreciation cost. Annual depreciation cost. Refer the entire story. So next of the component which is involved in the cost of owning and maintaining the equipment is maintenance and repair cost. Again very practical. सब अपने अपने घरों में इस चीज को ऑब्जर्व करते होंगे। तो आपने जो भी व्हीकल परचेज कर रखा है उसकी हर साल मेंटेनेंस होती है। उस मेंटेनेंस और रिपेयर के अंदर जो कॉस्ट लगी हुई है उसको हम इस कंपोनेंट के अंदर लिखते हैं। तो लेट्स सपोज हमने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी को साफ करवाते हो तो क्लीनिंग होती है, उसकी वॉशिंग होती है, उसके कंपोनेंट चेक होते हैं, गाड़ी पंचर होती है, हर साल एक बार या 2 बार गाड़ी को आप भेजते हो मेंटेनेंस करने के लिए, जिसमें फ्यूल ऑयल चेंज होता है उसका, जिसमें उसके फिल्टर चेंज होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस कॉस्ट बोलते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज मेंटेनेंस कॉस्ट। हमें ये भी पता है कि गाड़ी में छोटे मोटे चेंजेस भी होंगे, रिपेयर भी होगी गाड़ी की, उसको भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है, दैट इज आल्सो बी इंक्लूडेड है। तो वो सारी कॉस्ट जो गाड़ी की मेंटेनेंस और रिपेयर के अंदर इंक्लूडेड है उसको हम बोलेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। अब इसकी वैल्यू कितनी लेके चलते हैं? डेप्रिसिएशन कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, ये हम मान के चलते हैं इट इज 50 to 100% ऑफ व्हाट एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट। अगर आपको सेफ साइड पे लेना है कितनी वैल्यू लेके चलेंगे? अगर मेरे को सेफ साइड पे लेना है, क्योंकि ये एक वेरिएबल चीज है, ये फिक्स्ड चीज नहीं है, इट इज नॉट अ फिक्स्ड थिंग। अगर मेरे को सेफ साइड पे लेके चलना है कितनी वैल्यू लेके चलूंगा मैं? 100%। सो आई विल कंसीडर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट टू बी 100% ऑफ व्हाट? डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो भी आप 100% मान सकते हो, यू मे अज्यूम द वैल्यू टू बी 100%। क्लियर पॉइंट? रिपीट करना है इसको कुछ भी? तो पहली कॉस्ट डेप्रिसिएशन कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। द सेकंड ऑफ द कंपोनेंट इज टर्म्ड एज मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। नेक्स्ट ऑफ द कंपोनेंट इज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ये भी कल बताइए आपको। दिस वाज आल्सो बीन डिस्कस्ड यस्टरडे। अब क्या है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट? इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का मतलब है जब आपने अपना इक्विपमेंट परचेज कर लिया, जब आपने अपना एसेट परचेज कर लिया, इसका मतलब उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगी। अगर उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगी, इसका मतलब क्या हुआ? आप उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न मिलता उसको लॉस कर रहे हो। यू आर लूजिंग द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेड इन दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट। समझाने के लिए एग्जांपल, मैंने 100 रुपए का कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदा,
अगर मैंने 100 रुपए का कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदा, इसका मतलब इस 100 रुपए के ऊपर मुझे जो इंटरेस्ट मिलता वो नहीं मिल रहा है, तो वो मेरी कॉस्ट का पार्ट है, इट्स द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, आप इसको भी इंक्लूड करोगे। अभी मैं 100 रुपए बता रहा हूँ, एक्चुअली 100 रुपए नहीं होता है, एक्चुअल में ये वैल्यू लाख में चली जाती है, तो कहने का मतलब है ये पोर्शन बहुत बड़ा निकल के आता है, दिस पोर्शन कम्स आउट टू बी ह्यूज। सो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो हमें इंक्लूड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, आपने अपना इक्विपमेंट खरीदा, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे आपको उसके ऊपर, तो कॉस्ट उसकी 100 रुपए, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, एन टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, सारे टैक्स जुड़ जाएंगे इसके अंदर, तो मेरे को टैक्स पे करना पड़ा। अगर मैं इक्विपमेंट नहीं खरीदा, कोई टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर, तो ये टैक्स को भी मैं जोड़ूंगा किसमें, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में। मैंने इक्विपमेंट खरीदा, इसको पार्क करने के लिए जगह चाहिए मुझे, उसका मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, आई टू पे इट्स रेंट, वो रेंट भी किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का पास है। मैंने जब इक्विपमेंट खरीदा, मुझे इसकी इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, वो जो इंश्योरेंस की कॉस्ट लगी वो भी किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का पार्ट है। तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में क्या इंक्लूडेड है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स तो पे हम क्या करते हैं, तो इंटरेस्ट नहीं मिला वो इसका पार्ट, जो हमने टैक्स पे किया वो इसका पार्ट, जो मैंने रेंट पे किया इसको स्टोर कराने के लिए वो इसका पार्ट, जो मैंने इंश्योरेंस चार्जेस पे किए वो इसका पार्ट, तो ये चार चीजें इंक्लूडेड होती है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के अंदर। तो अगर हम इक्विपमेंट परचेज नहीं करते, तो एक तो 100 रुपए के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता, मुझे इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता, मुझे इसको पार्क करने के लिए रेंट पे नहीं करना पड़ता, नेक्स्ट इसकी कोई इंश्योरेंस नहीं होती, नो इंश्योरेंस वुड हैव बीन इन्वॉल्वड, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बोल देते हैं, इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। अब जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है वो हर साल चेंज हो जाएगी, क्यों, ये भी समझ सकते हैं, दैट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। जो हमारा टैक्स लगता है वो किसके ऊपर लगता है, जो हमारा टैक्स लगता है वो किसके ऊपर लगता है, वो लगता है बुक वैल्यू के ऊपर, तो हर साल हमारे इक्विपमेंट की बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एवरी ईयर द बुक वैल्यू विल गेट चेंज। अब हर साल की मैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकालूं बैठ के, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कहने का मतलब है कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, कहने का मतलब है बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा उसके अंदर। फिर हमने इसको सिंपलीफाई कर रखा है, क्या सिंपलीफाई कर रखा है हमने, हम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट मान लेते हैं, वी अज्यूम द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट टू बी 10 to 12% ऑफ एवरेज एनुअल कॉस्ट। हमें मान के चलते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो 10 से लेकर 12% है एनुअल एवरेज कॉस्ट के। इसका मतलब कहानी किसके ऊपर आके रुकी, एनुअल एवरेज कॉस्ट के ऊपर आके रुक गई। तो मेरे इक्विपमेंट की कॉस्ट हर साल चेंज हो रही है, यानी बुक वैल्यू हर साल चेंज हो रही है, तो मैं उसकी एक एवरेज वैल्यू निकाल लेता हूँ, और उस एवरेज वैल्यू का 10 से 12% क्या लेके चलते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लेके चलते हैं। अब कैसे निकाली जाती है एवरेज कॉस्ट, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, दैट कैलकुलेशन। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट सेज व्हाट, फर्स्ट पॉइंट सेज in order to own an equipment, to invest, the owner has to invest on its purchase, owner has to invest on its purchase, hence opportunity hence opportunity to earn the interest is lost on this investment, moreover taxes, insurance charges, storage charges are also to be paid by the owner, so this sum total of what, total of loss of interest, then taxes, storage charge and insurance charge is termed as investment cost, इसको इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बोला जाता है। तो पीछे जो आपको जानकारी दी है वो सारी मेंशन कर दी है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एनुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट is taken to be 10 to 12% of average annual cost, तो आपके इक्विपमेंट की जो एवरेज एनुअल कॉस्ट है उसका 10 से 12% क्या लेके चलते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लेके चलते हैं एनुअल। अभी एवरेज एनुअल कॉस्ट कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड दिस, अब दो केस लेके चल रहा हूं मैं। तो पहला केस, तो केस वन when there is no salvage value, कोई salvage value नहीं है हमारे इक्विपमेंट की, when there is no salvage value of equipment, कोई salvage value नहीं है हमारे इक्विपमेंट की। अगर salvage value नहीं है हमारे इक्विपमेंट की, इसका मतलब समझने के लिए टेक एन एग्जांपल लेते हैं हमारे कर्व के फॉर्म में। तो एग्जांपल लिया कर्व के फॉर्म में, तो एग्जांपल लिया y एक्सिस पे हमारी कॉस्ट, एक्चुअल में बुक वैल्यू, तो लिख दिया बुक वैल्यू, x एक्सिस पे हमारा टाइम, जो हमारी लाइफ इक्विपमेंट की वो 9 इयर्स है, तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, लेट्स सपोज 10 ईयर, तो 1 2 3 ये nth ईयर निकल के आ जाएगा। जरा बताओ पहले साल बुक वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट ईयर हाउ मच ऑफ द बुक वैल्यू विल बी देयर, पहले साल हमारे इक्विपमेंट में बुक वैल्यू कितनी डालोगे, जितने का इक्विपमेंट खरीदा आपने,
तो जितने का इक्विपमेंट खरीदा वही हमारी क्या हो जाएगी, बुक वैल्यू हो जाएगी, तो वही हमारी बुक वैल्यू हो जाएगी। तो पहले साल बुक वैल्यू क्या चलेगी, पी। तो द फर्स्ट ईयर बुक वैल्यू विल बी पी। जो इनिशियल कॉस्ट है वही क्या हमारी बुक वैल्यू है, द इनिशियल कॉस्ट विल बी बुक वैल्यू। हमारे इक्विपमेंट की कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है, हमारे इक्विपमेंट की कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है, इसका मतलब आफ्टर एन इयर्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। आफ्टर एन इयर्स वैल्यू विल बी जीरो। तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना हुआ, व्हाट इज टोटल डेप्रिसिएशन, व्हाट इज टोटल डेप्रिसिएशन, पी माइनस जीरो। कितने सालों में, एन इयर्स में। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितनी आई, एवरी ईयर व्हाट इज डेप्रिसिएशन, पी बाय एन। तो पहले साल अगर बुक वैल्यू पी है, अगले साल बुक वैल्यू कितनी होगी, अगर पहले साल बुक वैल्यू पी है तो अगले साल बुक वैल्यू कितनी होगी हमारी, नेक्स्ट ईयर व्हाट विल बी बुक वैल्यू, अगले साल हमारी बुक वैल्यू कितनी होगी, नेक्स्ट ईयर बुक वैल्यू विल बी इक्वल टू पी माइनस पी बाय एन। So will be minus p by n, इसको बुक वैल्यू बोलते हैं। तो इसका मतलब बुक वैल्यू किसके बराबर होती है, बुक वैल्यू एट एनी पर्टिकुलर ईयर इज इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट माइनस द डेप्रिसिएशन व्हिच हैज टेकन प्लेस अप टू दैट ईयर। क्लियर है, मैं फिर रिपीट करता हूं, बुक वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर ईयर इज इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट माइनस द डेप्रिसिएशन अप टू दैट पर्टिकुलर ईयर। इसको निकालने का एक और तरीका है, बुक वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर ईयर इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर। आप ऐसे भी बोल सकते हो, बुक वैल्यू इस साल की किसके बराबर होगी, पिछले साल की बुक वैल्यू और इस साल का क्या डेप्रिसिएशन। तो जैसे मल्टी कैलकुलेट कर लो। अब मुझे बताओ तीसरे साल बुक वैल्यू कितनी होगी, थर्ड ईयर बुक वैल्यू विल बी हाउ मच। So third year book value will be how much? Third year book value कितनी निकल जाएगी हमारी, थर्ड ईयर बुक वैल्यू होगी हमारी p minus 2p by n। So p minus 2p by n। क्लियर है चीज, करना है कुछ भी। तो मुझे बताओ आखिरी वाले साल में बुक वैल्यू कितनी होगी, आखिरी वाले साल में हमारी बुक वैल्यू कितनी होगी, बुक वैल्यू आखिरी साल में, आखिरी साल के बाद जीरो हो जाएगी, आखिरी साल में जीरो हो गई, अरे आखिरी साल के बाद जीरो हो जाएगी, आखिरी साल चल रहा है, 10वां साल चल रहा है अभी, तुम्हारे एसेट की लाइफ है 10 साल, तो 10वां साल चल रहा है अभी, तो 10वें साल बुक वैल्यू कितनी होगी, 10th ईयर व्हाट विल बी बुक वैल्यू, इट विल बी इक्वल टू p by n। तो 10th ईयर बुक वैल्यू होगी उसको बोलेंगे p by n। सो लास्ट ईयर अवर बुक वैल्यू विल बी p by n। इसके बाद कितनी हो जाएगी, इसके बाद कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आफ्टर दिस द वैल्यू विल बी जीरो। तो मुझे एवरेज एनुअल कॉस्ट निकालनी है, एवरेज एनुअल कॉस्ट कैसे निकालूं, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। तो इनिशियल कितनी है p, फाइनल कितनी है p by n डिवाइड बाय व्हाट 2। आज स्क्रैप वैल्यू जीरो ले ली बाबा, थोड़ा सोचो तो करो ना कुछ। यूटिलिटी पीरियड के एंड में बुक वैल्यू इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू व्हिच इज जीरो, तो जीरो। So average value is coming out to be how much? So average value comes out to be, simplify कर दो, कितना आ रहा है, p 1 by n 1 plus n divided by 2। तो ये हमारी एवरेज वैल्यू निकल के आ गई। तो अगर हमारे इक्विपमेंट की कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, if there is no salvage value of our equipment, उस केस में उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है, दिस इज द एवरेज कॉस्ट। इसका 10 से 12% क्या लेके चलोगे, इसका 10 से 12% क्या लेके चलोगे, 10 to 12% of this will be taken as what, 10 to 12% of this will be taken as what, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। वो हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकल के आएगी, तो वो हमारी एनुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर है, रिपीट करना है इसमें कुछ भी, एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस। सो व्हेन देयर इज सैल्वेज वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, अब दूसरा केस उठाया, व्हेन देयर इज सैल्वेज वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट की सैल्वेज वैल्यू है, नाउ सैल्वेज वैल्यू इज अवेलेबल फॉर द इक्विपमेंट, सैल्वेज वैल्यू अवेलेबल है, सैल्वेज वैल्यू अवेलेबल है। अब मुझे एवरेज कॉस्ट निकालनी है। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सेम अप्रोच, सेम अप्रोच। y एक्सिस पे हमारी कॉस्ट है, x एक्सिस पे हमारा टाइम है, x एक्सिस पे हमारा टाइम है, सो कॉस्ट, x एक्सिस पे हमारा टाइम है, y एक्सिस पे कॉस्ट, बुक वैल्यू, सो बुक वैल्यू, सो 0 1 2 3 n। चलिए पहले साल बुक वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट ईयर बुक वैल्यू विल बी हाउ मच, पहले साल बुक वैल्यू कितनी होगी हमारी, इनिशियल कॉस्ट, सो दिस इनिशियल कॉस्ट। क्लियर। अब n इयर्स के बाद बुक वैल्यू क्या होगी, अब n इयर्स के बाद बुक वैल्यू कितनी होगी, आफ्टर n इयर्स व्हाट विल बी द बुक वैल्यू, n इयर्स के बाद बुक वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, इट विल बी इक्वल टू सैल्वेज वैल्यू। तो वो तो कांस्टेंट ही हमारी, दैट विल बी कांस्टेंट, तो उसको कांस्टेंट बता दिया कि सैल्वेज वैल्यू तो कांस्टेंट ही है। सो आफ्टर n यूटिलिटी पीरियड्स ये हमारी सैल्वेज वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो दिस इज आवर सैल्वेज वैल्यू, तो ये हमारी सैल्वेज वैल्यू है। सो दिस इज आवर सैल्वेज वैल्यू, लेट्स सपोज इट इज इक्वल टू s, तो ये हमारी सैल्वेज वैल्यू है s। क्लियर है चीज। तो n इयर्स के बाद की कहानी है ये, बाकी वैलिड होगी हर जगह, वैलिड फॉर एवरी ड्यूरेशन। कहने का मतलब ये है कि पहले साल भी इनिशियल कॉस्ट में से कुछ कॉस्ट क्या है हमारी, सैल्वेज वैल्यू है। कहने का मतलब आपने 100 रुपए खर्च किए, पर आपको पता है 10 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। आपने भले 100 रुपए खर्च कर रखे हैं, बट यू आर नोन टू द फैक्ट एट इक्वल टू 0 ओनली, केस में 10 रुपए क्या करने वाले, मिलने वाले हैं लास्ट में। पिछले केस में कोई 10 रुपए नहीं मिल रहे थे हमें। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, व्हाट इज टोटल डेप्रिसिएशन, इस बार टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है हमारी, इट्स इक्वल टू p minus s। पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी हुई, पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी हुई, p minus s by n। सो एवरी ईयर दिस इज द डेप्रिसिएशन, हर साल डेप्रिसिएशन निकल के आएगी। क्लियर चीज। तो मुझे बताओ अगले साल बुक वैल्यू कितनी होगी, नेक्स्ट ईयर बुक वैल्यू कितनी होगी हमारी, तो सेकंड ईयर व्हाट विल बी बुक वैल्यू, तो सेकंड ईयर व्हाट विल बी बुक वैल्यू, सेकंड ईयर में हमारी बुक वैल्यू कितनी होगी, so second year what about the book value, second year book value will be p minus s by n। so p minus s by n, ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी, दिस विल बी द बुक वैल्यू। क्लियर। थर्ड ईयर में बुक वैल्यू कितनी होगी, इन थर्ड ईयर व्हाट विल बी बुक वैल्यू,
थर्ड ईयर बुक वैल्यू कितनी होगी? P माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो P माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी द बुक वैल्यू। क्लियर है चीज? आखिरी साल हमारी बुक वैल्यू कितनी होगी? तो ये सैलवेज है, आखिरी साल हमारी बुक वैल्यू कितनी होगी? तो लास्ट ईयर दिस विल बी P माइनस S बाय 10। बुक वैल्यू कितनी होगी? आखिरी साल पूछ रहा हूँ, आखिरी साल के बाद नहीं पूछ रहा हूँ, आखिरी साल में पूछ रहा हूँ, आखिरी साल के बाद नहीं पूछ रहा हूँ। देखो फिर से वही चीज गलती कर रहे हैं। आखिरी साल के बाद इट विल बी सैलवेज वैल्यू, और आखिरी साल में कितनी है? आखिरी साल में जो डेप्रिसिएशन है प्लस सैलवेज वैल्यू, तो दिस विल बी डेप्रिसिएशन प्लस सैलवेज वैल्यू। अब बताओ एवरेज कॉस्ट कितनी है हमारे इक्विपमेंट की? तो पी एवरेज इनिशियल कॉस्ट, पहले साल की कॉस्ट, और आखिरी साल की कॉस्ट कितनी है? आखिरी साल की कॉस्ट है P माइनस S बाय N प्लस S डिवाइड बाय व्हाट? 2। सो डिवाइड बाय 2। सिंपलीफाई करके बताओ कितनी आ रही है? व्हाट इज वैल्यू कमिंग आउट? सिंपलीफाई एंड कैलकुलेट व्हाट इज P एवरेज कमिंग आउट। अगर इसको सिंपलीफाई करें P एवरेज कितना आ रहा है? सो P एवरेज इसको सॉल्व किया तो ये है P प्लस P माइनस S, P माइनस S NP NS, so NP NS divided by 2N, so divided by 2N, so P average is equal to P 1 plus N plus S N minus 1, S N minus 1 divided by 2N, so divided by 2N, ये हमारी एवरेज वैल्यू है। तो फिर एनुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी होगी? व्हाट विल बी द एनुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट? अगर ये हमारी एनुअल एवरेज कॉस्ट है तो एनुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी निकल के आएगी? 10 से 12% ऑफ एनुअल एवरेज कॉस्ट। तो कोई से भी वैल्यू उठा लेना, कैलकुलेशन आसान करनी है 10% कर लेना। फॉर सिंपलिसिटी इन कैलकुलेशन टेक 10% ऑफ दिस वैल्यू। तो पहली कॉस्ट डेप्रिसिएशन कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, तीसरी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। कोई सा पॉइंट रिपीट करना है पूरी कहानी में से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनी? क्या पूरी स्टोरी कभी करना है कोई पॉइंट? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस? चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट। So next component of the total cost. Next component of the total cost is fuel. Fuel or energy. So fuel or energy consumption cost. Fuel or energy consumption cost. Fuel or energy consumption cost. Now we are known to the fact कि हमारे इक्विपमेंट को ऑपरेट कराने के लिए क्या चाहिए होगा? हमारे इंजन को ऑपरेट कराने के लिए ये फ्यूल चाहिए, और फ्यूल पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो सकती है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी उसको चलाने के लिए। क्लियर? तो उसमें जो कॉस्ट लगेगी उसको क्या बोलते हैं? फ्यूल और एनर्जी कंजप्शन कॉस्ट बोल देते हैं। अब हमारे व्हीकल को चलाने के लिए जो फ्यूल खर्च होगा या जो एनर्जी खर्च होगी वो किस पे डिपेंडेंट है? हमारे इंजन को चलाने के लिए जो फ्यूल खर्च होगा या जो एनर्जी खर्च होगी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ दैट इंजन। ये डिपेंड कर जाता है इंजन की पावर कितनी है, यानी कैपेसिटी कितनी है। जितना बड़ा इंजन होगा उतनी ही ज्यादा फ्यूल या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको ऑपरेट कराने के लिए। तो बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है ये, सवाल भी मिलेंगे इसके ऊपर और समझने में भी थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। इसके धीरे धीरे करके सारा पॉइंट कवर करते हैं। तो फ्यूल और एनर्जी कंजप्शन कॉस्ट का मतलब हमारे इक्विपमेंट को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए। फ्यूल कोई सा भी हो सकता है, फ्यूल पेट्रोल भी हो सकती है, फ्यूल डीजल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो सकता है। तो पैसे तो लगेंगे उसको चलाने के अंदर, उसको हमने बोल दिया फ्यूल कॉस्ट। फिर मैंने दूसरा पॉइंट बताया कितना फ्यूल लगेगा इंजन को चलाने के लिए, वो डिपेंडेंट है इंजन की कैपेसिटी के ऊपर। अब ये डिपेंडेंट है इंजन की कैपेसिटी के ऊपर, पर एक कैच है इसके अंदर। क्या कैच है? इंजन कभी भी अपनी पूरी कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं करता। इंजन कभी भी अपनी पूरी कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं करता है। क्यों पूरी कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं करता है? इंजन की जब कैपेसिटी मार्क की जाती है वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी मार्क की जाती है। इट्स द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द इंजन व्हिच इज बीइंग मार्क्ड। इस बात को समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। और एग्जांपल लेते हैं आपके व्हीकल का। तो लेट्स सपोज आपका टू व्हीलर है। तो आपके पास टू व्हीलर है, बाइक है, स्कूटी है, कुछ भी हो सकती है, यू में से एनीथिंग। तो कुछ भी ले लो, टू व्हीलर। लेट्स सपोज बाइक है, मैं इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इक्विपमेंट, जनरल कर रहे हैं। हमारा व्हीकल बाइक है, सो बाइक है या एक्टिवा है आपके पास, जो भी है व्हाटएवर यू ड्राइव, इसकी कैपेसिटी होती है, जनरली कैपेसिटी कितनी होती है बाइक की? एक्टिवा 125 सीसी 150 सीसी की आती है। तो ये बोलते हो आप 150 सीसी की है, 125 सीसी की है। ये बाइक की कैपेसिटी कितनी होती है? सेम 150 सीसी 125 सीसी। तो ये कैपेसिटी निकल के आती है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ योर इंजन। ये कैपेसिटी निकल गई हमारे इंजन की। फिर सपोज इसको ऑपरेट करने के लिए, इस इंजन को ऑपरेट करने के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट है हमारी, इस इंजन को ऑपरेट करने के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट है हमारी, वो लेट्स सपोज 10 हॉर्स पावर है। ये मैंने आर्बिट्री डेटा लिया है, कोई जरूरी नहीं है यही एग्जैक्ट वैल्यूज हमारी। तो इसका मतलब है 125 सीसी का इंजन, 125 सीसी के इंजन को चलाने के लिए कितने हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट है? 10 हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट। ये कैपेसिटी बताएगा जो मैन्युफैक्चर होगा कि 10 हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट है 125 सीसी के इंजन को ऑपरेट कराने के लिए। क्लियर चीज? वेट करना अभी तक इसमें कुछ भी। 125 सीसी वॉल्यूम होता है इंजन का, इट इज वॉल्यूम ऑफ द इंजन। तो इंजन के वॉल्यूम के हिसाब से उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। ये पावर है, उसको चलाने के लिए कितने पावर की रिक्वायरमेंट है, और पावर कहां से आएगी? फ्यूल से आएगी। तो आपको फ्यूल यूज करना पड़ेगा इस पावर को डेवलप करने के लिए। अब ये जो आपको वैल्यू बताई हुई है, ये मैक्सिमम वैल्यू बताई हुई है। कहने का मतलब है आपका इंजन 10 हॉर्स पावर कंज्यूम करेगा कब? जब वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम कर रहा है, व्हेन इज वर्किंग ऑन फुल कैपेसिटी। पर आपकी बाइक या आपकी एक्टिवा कभी भी अपनी फुल कैपेसिटी पे हमेशा काम नहीं करेगी। इट विल नॉट वर्क एट फुल कैपेसिटी इन एवरी सिचुएशन। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। आप अपने जब घर जाते हो, आपके घर जाने का जो रास्ता है उसकी आरएल कुछ है। आपके घर जाने का जो रास्ता है उसकी आरएल निकल के आ रही है, ये आरएल है। ये स्लोप हमारी 0 है, दिस स्लोप इज 0, दिस स्लोप इज 0। ये स्लोप हमारी पॉजिटिव है नेगेटिव है? दिस स्लोप इज पॉजिटिव, दिस स्लोप इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये है ग्रेटर देन 0। ये स्लोप हमारी नेगेटिव है, दिस स्लोप इज नेगेटिव। ये हमारी स्लोप लेस देन 0 है, ये स्टीप स्लोप है। क्लियर है पूरी कहानी? जब आपका इंजन
जब आपका इंजन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलता है, जब आपका इंजन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलता है, ये अपनी कैपेसिटी की 80% ही रिक्वायरमेंट रखता है, यानी 80% पावर दोगे तब भी ये इंजन चल जाएगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब आपने 80% पावर दी तभी ऑपरेट कर जाएगा। हमारे पास क्या आई, डाउनवर्ड स्लोप निकल के आई। डाउनवर्ड स्लोप निकल गई, इसका मतलब यहाँ पे इंजन अपनी 20% कैपेसिटी पे काम कर जाता है। यहाँ पे इंजन ये आर्बिट्री वैल्यूज है, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। यहाँ पे इंजन अपनी 20% कैपेसिटी पे काम कर जाता है, और जब हमारी स्लोप आती है अपवर्ड, यानी एक्सट्रीम स्लोप निकल के आती है, अब इंजन अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करेगा। यहाँ पे इंजन काम करता है अपनी फुल कैपेसिटी पे, तो 100% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द इंजन विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रैवल ऑन दिस अपग्रेड और अपहिल सरफेस। तो अपहिल सरफेस पे अपग्रेड ट्रैवल करने के अब इंजन को अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम करना पड़ जाएगा। क्लियर है चीज? रिपीट करना है कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर करते लो अभी तक की कहानी में? चलिए, इस पूरे ट्रैवल के अंदर टाइम लगते हैं 100 मिनट। इस पूरे ट्रैवल के अंदर टाइम लगता है 100 मिनट। इसको भी ब्रेक करके बता देते हैं। इसको भी ब्रेक करके अगर देखें, इफ यू ब्रेक दिस इन 3 पार्ट्स, इसको ब्रेक किया मैंने 3 पार्ट पे। लेट सपोज यहाँ पे लगे 30 मिनट, यहाँ पे लगे 20 मिनट और यहाँ पे लगे 50 मिनट, तो यहाँ पे लगे 50 मिनट। अब मुझे बताओ कितने फ्रैक्शन टाइम के लिए हमारा इंजन फुल कैपेसिटी पे काम करता है? एट हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द टाइम अवर इंजन वाज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी? या कितने एक्सटेंट तक अपना इंजन फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा था? अरे टोटल बताया, पावर तो हर जगह कंज्यूम होगी 50%। अच्छा, यहाँ पावर कंज्यूम नहीं होगी क्या? यहाँ फ्री में चलेगा इंजन? पूरी ड्यूरेशन के लिए बताना है आपको कितने एक्सटेंट तक इंजन अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा था, मेरे को ये कैलकुलेट करना है। अगर तीनों में कंज्यूम हुई है, पर तीनों के लिए अलग थोड़ी कैलकुलेट करूंगा। आई विल नॉट कैलकुलेट दिस फॉर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, मैं इसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? सो आई विल से एक्सटेंट टू व्हिच इंजन इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। तो 30 मिनट के लिए ये 80% कैपेसिटी पे काम किया। 30 मिनट कितना परसेंट है टोटल टाइम का? 30 मिनट कितना परसेंट टोटल टाइम का? 30% है, तो 30%। सो आई विल से 30/100 into 0.8। 20 मिनट के लिए कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम किया? 20% कैपेसिटी पे काम किया। सो 20/100 into 0.2। 50 मिनट के लिए कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम किया? 50 मिनट के लिए ये अपनी 100% कैपेसिटी पे काम किया। ये अपनी 100% कैपेसिटी पे काम किया। इसका मतलब हमारा इंजन कितने एक्सटेंट पे अपनी फुल कैपेसिटी पे काम किया हुआ है? कैलकुलेट करके निकालो कितना। व्हाट इज वैल्यू कमिंग आउट? सिंपलीफाई कैलकुलेट, सिंपलीफाई करके बताइए क्या निकल के आ रही है, क्या रिजल्ट आ रही है? सिंपलीफाई दिस, कैलकुलेट। 0.78 इसको हम बोलते हैं इंजन फैक्टर। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज इंजन फैक्टर। तो इंजन फैक्टर का मतलब क्या होता है? इंजन फैक्टर का मतलब होता है एक्सटेंट टू व्हिच इंजन विल ऑपरेट एट इट्स फुल कैपेसिटी। कितने एक्सटेंट तक इंजन अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम किया? सिर्फ 78% एक्सटेंट तक ही अपनी फुल कैपेसिटी पे काम किया। क्लियर है चीज? तो भले इंजन की पावर 10 हॉर्स पावर है, पर ये 10 हॉर्स पावर कंज्यूम नहीं करेगा। ये कितनी हॉर्स पावर कंज्यूम करेगा? ये कितनी हॉर्स पावर कंज्यूम करेगा? इसका 78% ही कंज्यूम करेगा। तो आपको जो फ्यूल चाहिए होगा वो भी किसके करस्पॉन्डिंग चाहिए होगा? इसकी 78% कैपेसिटी के करस्पॉन्डिंग ही चाहिए। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी तक। तो इंजन फैक्टर मींस व्हाट? इंजन फैक्टर मींस एक्सटेंट टू व्हिच इंजन ऑपरेट एट इट्स फुल कैपेसिटी। कैसे निकाला जाता है उसका एक एग्जांपल दिया आपको। वन एग्जांपल इज बीइंग गिवन टू यू। तो इंजन फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एक्सटेंट टू व्हिच इंजन ऑपरेट्स at its full capacity, क्लियर है कहानी? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी वांट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें किसी के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेम ये एग्जांपल है मेरा, एग्जांपल में चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। तो टोटल टाइम हमारा कितना लगा? 100 मिनट लगे। पर एक और चीज में चेंज है, मैंने 100 मिनट तक अपनी गाड़ी चलाई नहीं लगातार। आई हैव नॉट ड्रिवन दिस व्हीकल कंटीन्यूअसली फॉर 100 मिनट। मैंने बीच में ब्रेक भी ली। कहने का मतलब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, कभी भी कोई ड्राइवर लगातार काम नहीं करता। कभी भी कोई ड्राइवर आपके इक्विपमेंट का लगातार काम नहीं करेगा, बीच में ब्रेक लेगा 10-15 मिनट की। तो सपोज ट्रक ड्राइवर है, डंप ट्रक्स है, जेसीबी चला रहा है, वो एक्सकेवेटर चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, कभी भी कंटीन्यूअसली वो ऑपरेट नहीं करेगा अपने इक्विपमेंट को। उसको बीच में 10-15 मिनट की ब्रेक चाहिए होती है। देयर विल बी सम ब्रेक रिक्वायर्ड, प्रैक्टिकल जानकारी है। क्लियर चीज? तो इस 100 मिनट के अंदर उसने 20 मिनट की ब्रेक भी ली थी। इन दिस 100 मिनट 20 मिनट ब्रेक वाज आल्सो बीइंग टेकन। जब वो ब्रेक लेके गाड़ी खड़ी है उस समय, तो जिस समय गाड़ी खड़ी है क्या उस समय फ्यूल कंज्यूम हो रहा है क्या? तो जिस समय ड्राइवर ने 20 मिनट के लिए ब्रेक ली, आउट ऑफ दिस 100 मिनट इज फ्यूल कंज्यूम्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? आपको वो चीज भी अकाउंट में लेनी पड़ेगी। वो चीज हम कैसे अकाउंट में लेते हैं? वो चीज हम लेते हैं अकाउंट में इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर नोन एज टाइम फैक्टर। अभी टाइम फैक्टर क्या होता है? टाइम फैक्टर इट इज द एक्चुअल टाइम दैट द इंजन इट्स द एक्चुअल टाइम फॉर व्हिच द इंजन operate in one cycle, or you can say in 1 hour. So the actual time for which the engine will operate in 1 hour. Actual कितने टाइम के लिए वो 1 घंटे में ऑपरेट करता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? That's technically termed as time factor. Let's suppose मेरा इंजन काम किया सिर्फ 45 मिनट्स के लिए 1 घंटे में। Let's suppose मेरा इंजन सिर्फ 45 मिनट काम किया 1 घंटे के अंदर। It works only for 45 minutes. जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको 60 मिनट के लिए पढ़ाऊं, टाइम कम मिलता है पढ़ने का, पर बीच में फालतू के डाउट पूछते हो आप, तो इफेक्टिवली हम कितना पढ़ पाते हैं? इफेक्टिवली हम 45 मिनट ही पढ़ पाते हैं। तो हम कितना पढ़ पाए इफेक्टिवली? तो हमारी एक क्लास में हम इफेक्टिवली कितना पढ़ पा रहे हैं? 75% टाइम ही पढ़ पा रहे हैं।
तो 3-4 टाइम इसको हम क्या बोल देंगे, टाइम फैक्टर बोल देंगे. सो द एक्चुअल टाइम फॉर इज द इंजन ऑपरेट्स इन 1 आवर. दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज, इसको टेक्निकली क्या बोलेंगे, टाइम फैक्टर बोलेंगे. अब मुझे बताओ हमारा जो फ्यूल कंज्यूम होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग कंज्यूम होगा. हमारा जो फ्यूल कंज्यूम होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग कंज्यूम होगा. हेंस वी कैन से हेंस फ्यूल इज consumed corresponding to operating power and not specified maximum power. जो स्पेसिफाइड मैक्सिमम पावर है उसके करस्पॉन्डिंग फ्यूल कंज्यूम नहीं होता. किसके करस्पॉन्डिंग होता है, ऑपरेटिंग पावर के करस्पॉन्डिंग कंज्यूम होता है. अभी ऑपरेटिंग पावर कैसे निकालते हैं, हियर ऑपरेटिंग पावर is expressed in terms of parameter operation factor or operating factor. In terms of parameter termed as operating factor. अब क्या है operating factor? So operating factor is equal to engine factor. So engine factor into time factor. इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग फैक्टर. तो जो भी हमारी फ्यूल कंज्यूम होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग कंज्यूम होगी, ऑपरेटिंग फैक्टर के करस्पॉन्डिंग कंज्यूम होगी. अब ये डेटा आपको सवाल में देगा कई बार. सो इन सम प्रॉब्लम्स अगर कन्वेंशनल की बात करोगे इसके लिए तो ये डेटा आपको देगा, आपसे निकलवाएगा इंजन फैक्टर निकालो, टाइम फैक्टर निकालो, मल्टीप्लाई करके आपको ऑपरेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा. अगर आपको सवाल में डेटा गिवन नहीं है, इफ डेटा इज नॉट गिवन, आप उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.6 लेके चल सकते हो. यू कैन अज्यूम द ऑपरेटिंग फैक्टर टू बी 0.6 स्टैंडर्ड वैल्यू. तो जनरली इसी के आसपास निकल के आती है. क्लियर है पूरी कहानी. तो जो भी हमारा फ्यूल कंज्यूम होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा. सो व्हाटएवर फ्यूल विल बी कंज्यूम्ड विल करस्पॉन्डिंग टू व्हाट. सो फ्यूल कंजप्शन in liter per hour for petrol engine. So for petrol engine, this will be equal to operating factor into rated horsepower into 0.3. ये constant है. This is constant. तो कितना फ्यूल कंज्यूम होगा लीटर में 1 घंटे के अंदर will be equal to operating factor into rated horsepower. तो जो भी फ्यूल कंज्यूम होती है किसके करस्पॉन्डिंग होती है, ऑपरेटिंग पावर के करस्पॉन्डिंग कंज्यूम होती है. ऑपरेटिंग पावर कैसे निकाली हमने, ऑपरेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके रेटेड हॉर्सपावर से. उसी तरीके से फ्यूल कंज्यूम्ड, तो फ्यूल कंजप्शन इन लीटर पर आवर for diesel engine is equal to operating factor into rated horsepower into a constant point. ये constant मल्टीप्लाई करके हम फ्यूल कंजप्शन निकाल रहे हैं. तो अगर मुझे फ्यूल कंजप्शन पता चल गया क्या निकाल सकते हैं हम. अगर आपका पेट्रोल इंजन है तभी कैलकुलेट कर सकते हो, डीजल इंजन है तभी कैलकुलेट कर सकते हो. तो फ्यूल कंजप्शन आ गई, फ्यूल की कॉस्ट मल्टीप्लाई करो क्या निकल के आ जाएगी, मल्टीप्लाई विद द फ्यूल कॉस्ट, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द फ्यूल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी. तो ये हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है. दिस इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट. कोई ऐसा पॉइंट भी करना इसमें, any of the point to be visited on this now. So there are several components of the cost of owning the equipment. पहली देखिए हमने depreciation cost, दूसरी थी हमारी maintenance repair cost, तीसरी थी हमारी investment cost, चौथी हमारी fuel और energy consumption cost. कोई सा पॉइंट भी करना हो इस पूरी कहानी में से, any of the point to be referred from this for anyone. Clear है पूरी story?